मैं डॉक्टर वरुण भार्गव, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, आप लोगों से आज शरद ऋतु यानी सर्दियों में होने वाले अधिक स्ट्रोक, जिसको आम भाषा में ब्रेन अटैक कहते हैं, और सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी इसी का नाम है। इसके होने का कारण क्या है कि सर्दियों में अधिक होते हैं। सर्दियों में अधिक होने का कारण है कि हमारे शरीर में एक प्रक्रिया होती है कि हम अपनी बॉडी की जो गर्मी है उसे बना के रखें। तो इस वक्त हमारी जो धमनियां हैं जिसमें रक्त बहता है वो सिकुड़ जाती हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो गर्मी है वो बनी रहे। उस सिकुड़ जाने की वजह से जो फ्लो है खून का, वो बॉडी में अलग अलग जगह पे थोड़ा कम हो जाता है नॉर्मल की अपेक्षा। आमतौर पे देखा गया है कि यदि 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है सेंटीग्रेड में, तो 6% अटैक ज़्यादा होते हैं। जो स्टडीज़ की गई हैं उनके अंदर देखा गया है कि 13 डिग्री से कम टेम्परेचर में अटैक ब्रेन के अधिक होते हैं, जबकि इससे अधिक टेम्परेचर पे वो नॉर्मल रहते हैं। हमें मालूम है कि स्ट्रोक होने के कारण क्या हैं। कारण वही हैं जो नॉर्मल अटैक में होते हैं, वही सर्दियों में रहते हैं। पहली चीज़ मैं डिस्कस करूंगा डायबिटीज़। डायबिटीज़ अटैक होने का कारण है, और डायबिटीज़ इस समय पे उनकी शुगर बढ़ जाती है। उसके 2 कारण रहते हैं। सर्दियों के वक्त सभी लोगों की एक्टिविटी कम हो जाती है, यानी वो सर्दी के कारण जो नॉर्मली 4.5 किलोमीटर उनको घूमना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, वो नहीं घूमने जा पाते। और दूसरी तरफ जैसे दिल्ली जैसा प्रदेश है, यहाँ पे इस टाइम पॉल्यूशन भी बढ़ गया है, तो उस कारण एडवाइजरी भी होती है कि हम बाहर ना जाएं और एक्टिविटी कम करें। तो यदि आप नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं और अपनी शुगर को कंट्रोल करते हैं, तो ब्रेन के अटैक डायबिटीज़ की वजह से इस समय पे अधिक नहीं होंगे। दूसरा, खाने पीने का ध्यान इस वक्त रखें डायबिटीज़ के अंदर, ताकि आपकी शुगर मेंटेन रहे। तीसरी चीज़ होती है इसके अंदर पानी की कमी। यदि आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो ब्लड ज़्यादा कोगुलेट हो जाएगा, और सर्दियों में व्यक्ति पानी साधारण तौर पे कम पीता है, जबकि आपने को 1 से 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। कुछ केसेस को छोड़ के, जो किडनी जिनका रीनल फेलियर है, उसमें हम कुछ कम पानी देते हैं। उसकी वजह से डायबिटीज़ को हमें अगर यदि कंट्रोल रखें तो इस टाइम अटैक कम होंगे, लेकिन डायबिटीज़ अनकंट्रोल होगी तो ये अटैक बढ़ जाएंगे। दूसरा कारण है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। सर्दियों के दौरान ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना, जिसके अंदर खून का थक्का निकल करके और दूसरी जगह चला जाता है, जैसे हमारे ब्रेन की खून की नसों में जाके, और वहाँ पे रुक जाता है और आपको ब्रेन अटैक या स्ट्रोक हो जाता है। सर्दियों के दौरान जो थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना है वो बढ़ जाता है। उसका कारण होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम का कम हो जाना। उसके कम हो जाने की वजह से आपके खून के थक्के अधिक बन जाते हैं, और खून के थक्के बन करके ये जाकर ब्रेन में चले जाते हैं। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं होता। हाइपरटेंसिव पेशेंट में ये ज़्यादा होता है बाकी मरीजों की अपेक्षा। ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण धमनियों का सिकुड़ जाना भी है। जब सिकुड़ जाता है तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, और उससे ब्लड प्रेशर भी इस समय पे बढ़ जाता है। यदि ब्लड प्रेशर क्रॉनिक रूप से बढ़ा रहे तो उसके कारण आपके एथेरोस्क्लेरोसिस भी बढ़ जाता है, जिसके कारण खून की धमनियां जो होती हैं वो उसके अंदर जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको यदि ब्लड प्रेशर है तो इस समय पे आपको अपने ब्लड प्रेशर को लगातार चेक करना है। रक्तचाप की जो उचित दवाइयाँ हैं वो आप लीजिए। यदि आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको अधिक ख्याल रखना है। उसका कारण ये है कि खून के थक्के के आने का
जो कारण होता है वो कई बार हार्ट होता है, यानी जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है, इस तरीके की यदि कोई समस्या है तो आप समय, अगर यदि आप अधिक उम्र के हैं, 40-45 से ऊपर हैं, तो आप अपना कभी ईसीजी भी करा के देख लें कि उसके अंदर आपका ईसीजी में कोई समस्या तो नहीं है, इकोकार्डियोग्राफी में कोई समस्या, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे खून का थक्का हार्ट से निकल के आ जाए। खून के थक्के का कारण स्त्रियों के अंदर कई बार वो पिल्स लेती हैं, जिसके कारण खून जो होता है वो अधिक कोगुलेट हो जाता है, और उनको भी अपना ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी कोगुलेशन बढ़ जाता है तो आपके स्ट्रोक होने के कारण बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक का पता कैसा चले कि आपको स्ट्रोक हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए जैसे मुंह में टेढ़ापन आ जाना, किसी हाथ पांव का नहीं चलना, आंखों से दिखना कम हो जाना, आपको बेहोशी आ जाना, दौरे आ जाना, ये सब प्रमुख सिम्टम है जिससे आपको स्ट्रोक का पता लगता है। यदि आपको पता लग जाता है कि आपके स्ट्रोक है, सर्दियां हैं, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उसका कारण ये है कि कुछ दवा हैं वो हम सिर्फ स्ट्रोक के पहले 4 घंटे में, मैं इस्चेमिक स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ, 4 घंटे में देने से वह कई बार रिवर्ट हो जाता है, यानी वापस आप नॉर्मल हो जाते हैं। हालांकि अभी एक नई दवा आई है जो 24 घंटे के भीतर भी दी जा सकती है। स्ट्रोक साधारणतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसके अंदर खून का दौरा कम हो जाता है। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। ब्लड प्रेशर के कारण हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है क्योंकि खून का ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से खून की नलियों में से खून का लीकेज हो जाता है। छोटे छोटे एनेरिज्म होते हैं, उनके अंदर से लीक होकर के और वो खून वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो जब हेमरेजिक स्ट्रोक होता है तो कई बार हमारे को उसको तुरंत ऑपरेट भी करना पड़ता है ताकि सेकेंडरी ब्रेन डैमेज ना हो। अगर आपके एक बार कोई छोटा स्ट्रोक, जिसे हम ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक कहते हैं, यदि हुआ है, यानी कभी आपके हाथ पाँव में मुंह में टेढ़ापन आया और उसके बाद सही हो गया और उसके बाद दवा ली, तो आपको स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आजकल के समय में हम देख रहे हैं कि यंग लोगों में भी स्ट्रोक काफ़ी हो रहा है और ठंड में ये बढ़ रहा है। कारण क्या है कि एक स्मोकिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा होती है, स्मोकिंग के कारण स्ट्रोक बहुत ज़्यादा होता है, और सर्दियों के दौरान लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं। स्मोकिंग बहुत हार्मफुल है, इसके कारण स्ट्रोक आपको कभी भी हो सकता है। जो उससे लंबी बीमारियां होती है, कैंसर वगैरह, उसमें तो समय लगता है, लेकिन स्ट्रोक 1 सेकंड में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जो अल्कोहल इंटेक है, आमतौर पे देखा गया है कि सर्दियों के दौरान ये बढ़ जाता है, लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर तो आपका बढ़ता ही बढ़ता है, जिसके कारण स्ट्रोक अधिक होते हैं। इसके साथ लीवर के एंजाइम्स जो कि ब्लड को कोगुलेट करते हैं, या उनको जो एंजाइम्स निकलते हैं लीवर के, उन पर भी असर पड़ता है। इसके अंदर क्या जांच करनी चाहिए तुरंत, वो जांच होती है सीटी स्कैन, जो आजकल सभी लगभग अस्पतालों में, जो बड़े अस्पताल हैं उनमें अवेलेबल होता है, और इसे करने में 2 मिनट लगते हैं। इसके अंदर हमें जितने भी मेजर स्ट्रोक हैं वो तुरंत पता लग जाते हैं कि इनको स्ट्रोक हुआ है, तुरंत हमें दवा देनी है। दूसरी चीज़ है एमआरआई। कुछ स्ट्रोक धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे होते हैं, जो सीटी स्कैन में तुरंत पकड़ में नहीं आते, वो एमआरआई की पकड़ में आ जाते हैं। तो शुरू में हमें ये देखना होता है कि जो स्ट्रोक हुआ है, या लकवा पड़ा है, या पक्षाघात हुआ है, वो किस कारण से हुआ है, ब्लीडिंग के कारण या खून के दौरे के कम होने के कारण। अगर खून के दौरे के कम होने के कारण हो रहा है वो स्ट्रोक, तो हमें तुरंत दवा देनी होती है। और अगर हम उसी समय एंजियोग्राम करके देख लेते हैं कि कहीं पर खून का जो जगह है जहाँ पे खून की नलियाँ हैं उसमें कोई थक्का जम गया है, तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी से भी हम उसे तुरंत निकाल सकते हैं, जिसका तुरंत फायदा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यदि इस्चेमिक स्ट्रोक यानी खून के दौरे के कम होने के कारण जो स्ट्रोक हुआ है उसमें हम दवा दें, यानी जैसे जिसे हम टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर कहते हैं,
4 घंटे में दे दी जाए तो उससे फ़ायदा ही होगा। कुछ केसेस में उसके देने के कारण ब्लीड भी हो सकती थी, तो इसे लगातार ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल में ही दिया जाता है। इन केस उसमें ब्लीड हो जाए तो हमें तुरंत एक्शन लेना होता है। जो मैलिग्नेंसी यानी जो पेशेंट होते हैं जिनके किसी प्रकार का कैंसर है, उसमें भी स्ट्रोक अधिक हो जाता है। सर्दियों में स्ट्रोक मैंने पहले भी बतलाया कि अधिक होते हैं। किसी भी कारण से जिसमें ब्लड की कोएगुलेबिलिटी बढ़ जाए, उस कारण स्ट्रोक के होने का कारण होता है। इसके अलावा खून की नलियों में रुकावट किसी भी प्रकार की आए तो उससे अपने को स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक होने के बाद में अधिकतर स्ट्रोक जो होते हैं वो छोटे होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, या उसके बाद में कुछ समय में रिकवरी आ भी जाती है तो हमें नॉर्मल लाइफ मिल जाती है। लेकिन उन्हें सारी जिंदगी कुछ दवाएं लेनी पड़ती हैं, जैसे खून पतला करने की दवा। यदि आप खून पतला करने की दवा लेते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है खून इतना ना पतला हो जाए जिसके कारण ब्लीडिंग हो जाए। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं जिनके अंदर जैसे वॉल्व चेंज किया गया है या दूसरा कोई हार्ट की सर्जरी हो रखी है जो हार्ट के भीतर हो, उनमें वहाँ से खून का थक्का निकल करके ब्रेन में जा सकता है। कुछ प्रश्न मेरे से पूछे जाते हैं स्ट्रोक के बारे में कि स्ट्रोक और ब्रेन अटैक में क्या फ़र्क है। दोनों एक जो नॉर्मल बातचीत की चीज़ है उसके अंदर हम उसे ब्रेन अटैक कहते हैं और साइंटिफिक लोग उसे स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा चीज़ पूछी जाती है कि ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक क्या होता है। तो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक यानी कुछ समय के लिए उसमें स्पाज्म आ जाता है ब्लड वेसल में या छोटा सा कोई थक्का आ जाता है और उसके बाद ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है, तो मरीज को कुछ समय के लिए पैरालिसिस हल्का सा होता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। ये ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक कई बार बार भी होते हैं। सीवीए क्या टर्म है, सीवीए क्या होता है, इसे हम सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, ये साइंटिफिक टर्म है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जिसके अंदर खून का कम होना या खून का ज़्यादा बह जाना, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हेमरेजिक भी हो सकता है और इस्चेमिक भी हो सकता है। क्या चीज़ ब्लड सप्लाई को रोक सकती है ब्रेन के अंदर जाने से? एक तो चीज़ है लंबे समय तक जैसे हमारे ब्लड प्रेशर रहता है तो एथेरोस्क्लेरोटिक पैच बन जाते हैं, और यदि डिसलिपिडीमिया होता है यानी अगर वसा अधिक है, फैट अधिक है, तो वहाँ पे जाकर के वह रुक जाता है, रास्ता, खून की नलियाँ छोटी हो जाती हैं और उसके अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या जा नहीं पाती, जिससे अटैक हो सकता है। आपको कैसे पता चले कि आपको स्ट्रोक हुआ है? तो स्ट्रोक ब्रेन के जिस भी हिस्से में होगा वो किसी न किसी हिस्से को अफेक्ट करेगा। यदि वो उस हिस्से में हुआ जहाँ पे आपका बोलने की जगह है, जैसे ब्रोकाज एरिया है, तो आपकी स्पीच चली जाएगी या स्लर्ड स्पीच हो जाएगी, या आपके किसी हिस्से में गया जिससे कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी का एक जगह से दूसरे, वो खत्म हो सकता है। अगर देखने वाले हिस्से में चला गया तो आपकी नज़रों में फ़र्क पड़ सकता है। और आम तौर पे जो होता है वो जो हाथ पांव अपने चलते हैं उस जगह पे अटैक होने से उस तरफ का पैरालिसिस हो जाता है। आप स्ट्रोक को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक इज, ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। जो कारण आपको स्ट्रोक करे, आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखिए, एक्टिविटीज़ को चाहे सर्दी हो उसमें भी चालू रखिए, लेकिन बहुत अधिक भी ना करें, क्योंकि आजकल देखा गया है कि लोग बहुत अधिक एक्टिविटी करते हैं जो उनकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती, उसमें भी स्ट्रोक हो जाता है। यानी 4.5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉकिंग एक व्यक्ति के लिए काफ़ी है, लेकिन सर्दी है और आप बाहर नहीं जा पाएँ तो घर में साइकिलिंग या दूसरी चीज़ करके आप उस एक्टिविटी को चालू रखिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अल्कोहल को जितना हो सके अवॉइड करिए या बिल्कुल ना लें। आपके अगर लिपिड्स कंट्रोल में नहीं, यानी वसा आपके ब्लड के अंदर यदि अधिक है, तो उस वसा को रोकने के लिए दवाइयाँ आती हैं जिन्हें हम स्टैटिन्स कहते हैं, वो ले लें ताकि
उसके अंदर लिपिड्स नॉर्मल रहें। हाँ, स्ट्रोक यदि आपके एक बार हो गया तो एक ये रेड सिग्नल है, आपको स्ट्रोक दोबारा भी हो सकता है, तिबारा भी हो सकता है और कई बार भी हो सकता है। लेकिन यदि आप समय पे दवा लेंगे और अपनी चीज़ को कंट्रोल लेंगे तो हो सकता है इस बार स्ट्रोक होने के बाद में वो रिकवर भी कर जाए और दोबारा नहीं हो। मैंने रिस्क फैक्टर आपको बतला दिए स्ट्रोक के पहले भी कि आपका ओबेसिटी होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, डायबिटीज़ होना, आपका स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये सभी रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के। हाँ, स्ट्रोक के बाद की ज़िंदगी कैसे होती है तो वो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रोक किस लेवल का है। यदि बड़े लेवल का है तो उसकी वजह से अगर पैरालिसिस हो गया है और वो परमानेंट पैरालिसिस है तो आपको रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। जो मांसपेशियां काम नहीं कर रही होती उनको काम करवाया जाता है। इसके अलावा यदि आपके माइनर स्ट्रोक है और आपको, क्योंकि कई बार ये स्ट्रोक कम उम्र में हो जाते हैं, यदि कम उम्र में हो गए और आदमी को अपने लिए जीवन यापन के लिए यदि अभी भी काम करने की ज़रूरत है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, वो आपको उतना कर देते हैं कि आप ठीक रहें। लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस आपको लाने पड़ते हैं स्ट्रोक के बाद, जैसे आपके लाइफ स्टाइल चेंजेस, क्योंकि ये माना जाता है कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। जंक फूड खाएंगे तो आपका लिपिड्स चेंज होंगे, आप कम घूमेंगे फिरेंगे, आप सिर्फ आपके कुछ ऑक्यूपेशन होते हैं जिसके अंदर सिर्फ लैपटॉप पे ही बैठे हुए हैं, तो आपकी सेडिशनरी लाइफ है तो आपको स्ट्रोक आ जाएगा। तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल को भी बदलना पड़ता है। तो मैं आपको इतना सब बतलाया। अब शरद ऋतु है, इसके अंदर स्ट्रोक बढ़ रहे हैं और अधिक होते हैं तो आप लोग अपना इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको स्ट्रोक नहीं होगा। यदि आपके कुछ प्रश्न होंगे तो मैं उनका जवाब देता हूँ। रोहित सिंधु जी ने पूछा है कि क्या स्ट्रोक के बाद विंटर में रिकवरी और रिहैबिलिटेशन में समस्या आती है? हाँ जी, इसमें हमारी जो रिकवरी होती है, क्योंकि सभी प्रोसेस बढ़ जाते हैं इसके अंदर कि आपके सर्दियों के भीतर आप ना तो एक्सरसाइज कर पाते हैं, अधिक चल फिर नहीं पाते हैं, खाने पीने में आप बदपरहेज़ी कर देते हैं, और क्योंकि खून की नलियाँ इस टाइम सिकुड़ी रहती हैं, यदि आपके घर के अंदर हीटिंग का इंतज़ाम नहीं है तो आप प्रॉपर क्लोथिंग लेंगे तो उससे भी इसमें आपके स्ट्रोक कम होगा। यदि विंटर रही और विंटर के कारण आपको समस्या जो है वो आपकी बढ़ी रहेगी। स्नेहा चौहान जी ने पूछा है कि क्या मॉर्निंग वॉक ड्यूरिंग विंटर्स कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं मॉर्निंग वॉक, लेकिन प्रॉपर क्लोथिंग के साथ। लेकिन कुछ मरीजों को हम मना करते हैं इस समय में, क्योंकि जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत अधिक है और वो लंग के पेशेंट हैं, यानी उनके फेफड़े की बीमारी है, जैसे COPD है, तो उन्हें बाहर जाने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो आप मॉर्निंग वॉक अर्ली मॉर्निंग में ना करें, सूर्योदय के बाद करें और प्रॉपर क्लोथिंग के साथ करें तो आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इन प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया। इसके अलावा शुभ जी ने पूछा है कि क्या जो वेदर है वो स्ट्रोक को अफेक्ट करती है? जी हाँ, वेदर के चेंजेस, यानी वेदर में दो चीज़ें हैं जो स्ट्रोक को अफेक्ट करती है। एक चीज़ पे तो मैंने आज प्रकाश डाला, जो प्रकाश मैंने डाला कि शरद ऋतु में स्ट्रोक बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ ह्यूमिडिटी, यदि ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो भी स्ट्रोक बढ़ते हैं। यानी
जब वर्षा अधिक हो गई या आप नदी के किनारे रह रहे हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी अधिक है, तो उसमें भी आपके स्ट्रोक बढ़ सकते हैं। यह सुना है, प्रश्न पूछा गया है कि स्ट्रोक अगर तीसरी बार आया है तो जानलेवा हो सकता है, क्या ये सही है? ये स्ट्रोक चाहे पहली बार आए, चाहे दूसरी बार आए, चाहे तीसरी बार आए, वो कितना गहरा स्ट्रोक है, कितने ब्रेन के हिस्से को उसने इन्वॉल्व किया है। यदि पहला स्ट्रोक जैसे मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का और मेन आर्टरी को बंद कर दिया है तो वो जानलेवा हो सकता है, उसके लिए अगर तुरंत इलाज नहीं लिया जाए। यदि छोटे छोटे स्ट्रोक आते हैं, चाहे वो 3 बार आए या 4 बार आए, तो हो सकता है वो जानलेवा नहीं हो। तो स्ट्रोक कितना गहरा है, कितना अधिक उसने ब्रेन के पार्ट को इन्वॉल्व किया है, उस पे उसकी जिंदगी का पे असर पड़ सकता है। फेशियल पैरालिसिस और स्ट्रोक का सिनोनिम नहीं है, क्योंकि जो फेशियल पैरालिसिस है वो बिना स्ट्रोक के भी हो सकता है, जिसे हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है नर्व का, उसके कारण भी फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, जो टेम्परेरी होता है और बाद में ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो ब्रेन के ट्यूमर्स होते हैं वो अगर फेशियल मसल्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो उसके कारण भी फेशियल पैरालिसिस होता है, लेकिन वो स्ट्रोक नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने आप सभी लोगों के प्रश्नों के जितने हो सके मैंने उत्तर दिए हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप हमारे कैलाश हॉस्पिटल की वेबसाइट पर उन प्रश्न को पूछ सकते हैं और यथा समय मैं समय मिलते ही आप लोगों को उत्तर देने की कोशिश करूंगा।